पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। तनाव बढ़ते जाता है और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का। उनके एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा। यूके तो ले लेना चाहिए था, 10 साल से तो आप थे, तब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ले लिया। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके के भारत में शामिल होने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बीच चुनाव में अचानक से पीओके और एटम बम के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी की टॉप 3 लीडरशिप इस पर खुलकर बोल रही है। देश के विदेश मंत्री इस पर बोल रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे को आज सीधे डिबेट में लाई। दर्शकों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या पीओके को वापस लाने का संसद का संकल्प नरेंद्र मोदी भूल जाएं? अगर चुनाव में महंगाई और जॉब मुद्दा है तो पीओके की बात नहीं करनी चाहिए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीओके पर पाकिस्तान के एटम बम की दहशत में न आने की सीधी लकीर खींच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो पीओके वापस लाने की 6 महीने की टाइमलाइन भी दी है। पीओके का यह मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के उस बयान के बाद उठा जिसमें पीओके लेने के सवाल पर उन्होंने ये डर दिखाया था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का भी एक बयान वायरल है जिसमें वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने की बात कह रहे हैं क्योंकि उसके पास एटम बम है। सवाल पब्लिक का है कि पीओके को लेकर ये तनाव सिर्फ चुनाव भर का ही है या फिर राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद अगर मोदी सत्ता में लौटते हैं तो अब की बार मिशन पीओके तय है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, 1962 में अक्सई चीन का इलाका गंवाने के बाद पंडित नेहरू ने वहां घास का तिनका ना उगने की दलील दी थी। इस पर नेहरू को कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता महावीर त्यागी ने आईना दिखाकर यह कहकर बोला था कि मैं गंजा हूं, यहां कुछ नहीं उगता तो क्या इस सर को भी किसी को दे दें? पाकिस्तान के पास एटम बम है क्या? पीओके को लेकर विपक्ष के कैंप से आई ये दलील नेहरू के इसी तर्क जैसी नहीं है? अब मुद्दा यह है कि अगर चुनावी कैंपेन के बीच मोदी, शाह, जयशंकर, राजनाथ सिंह और योगी पीओके पर खरी खरी बोल रहे हैं तो क्या कोई ठोस प्लान भी बन रहा है? पहले सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे पीओके के इस मुद्दे को आज की रैली में उठाया, फिर आगे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हमें डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो। मणिशंकर अय्यर डरा रहे हैं। मैं आज इस भूमि पर से, बाबा की भूमि पर से जवाब देने आया हूं। राहुल बाबा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। आज मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे यह भी याद है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अमित शाह ने संसद में क्या कहा था, आप भी याद कीजिए।
वो बयान और वो प्रॉमिस। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इस तेवर के ठीक उलट 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आपको यह भी याद दिलाती हूं। 2010 में 24 मई यानी आज ही के दिन, आज से 14 साल पहले उनसे पीओके वापस लाने को लेकर सवाल पूछा गया। पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां हम पीओके वापस लेने का मुद्दा उठा सकें। यह था डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। ये बात उन्होंने इस रेफरेंस में कही थी कि हम पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, यानी पीओके को लेकर मौजूदा मोदी सरकार और पहले की मनमोहन सरकार के अप्रोच और सोच में तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। विपक्ष की ये दलील बिल्कुल सही है कि चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन पीओके के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हालात और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयान के बाद क्या नरेंद्र मोदी पीओके को चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते? ऐसा कोई कानून है क्या? हमारे देश का एक हिस्सा जिसे धोखे से कब्जा करके पाकिस्तान बैठा हुआ है, उसे वापस पाने की बात करना चुनावी मुद्दा नहीं है? हालांकि विपक्ष पीओके के मुद्दे को ध्यान भटकाने वाला मुद्दा कहता है, लेकिन मुझे याद है कि वो 370 और राम मंदिर सीएए पर भी यही कहते थे। आज भी वो यही कह रहे हैं। आज केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, ये झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा और कुछ। उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? पीओके ले लेंगे तो पीओके तो ले लेना चाहिए था। 10 साल से तो आप थे, तब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ले लिया। 10 साल तो कोई कमी नहीं थी, पूरी सत्ता जनता ने दी थी आपको, बहुमत दिया था स्पष्ट, आप ले लेते, क्यों नहीं लिया 10 साल? पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको पीओके किया जाता है। तो आज सवाल पब्लिक का है कि मोदी सहित बीजेपी की टॉप लीडरशिप पीओके पर सिर्फ चुनावी बयानबाजी कर रही है या सचमुच कोई 6 महीने की टाइमलाइन बनी है? क्या पाकिस्तान के एटम बम और देश के महंगाई जैसे मुद्दे की वजह से चुनाव में पीओके पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या पीओके पर मोदी की हार्ड लाइन से फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता असहज हो जाते हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां स्टूडियो में हैं, वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट और लीडर हैं अपनी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और मैं पूछना चाहती हूं, आज मैं मानती हूं बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए, महंगाई पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन क्या पीओके के मुद्दे पर बात ना करना ऐसा कोई कानून है चुनाव के दौरान? खास करके जब आजकल के दौर में आप देखें वहां हो क्या रहा है। और दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सारे वरिष्ठ नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि इस देश की पॉलिसी क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कहते थे अभी तो हमारी बातचीत इस मुद्दे पर पहुंची नहीं है, इस लेवल पर पहुंची नहीं है कि हम पीओके वापस मांग लें। पीओके मांगने से कभी मिलेगी तहसीन पूनावाला, या जाकर घुसकर लेना पड़ेगा? और क्या ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं दिखा रही कि इस चुनौती को वो किस तरह से अप्रोच करती है और आपकी सरकारों ने किस तरह से अप्रोच किया था?
थैंक यू नाविका जी। मेरी सरकार तो सबकी होती है, लेकिन क्योंकि आपने इसमें भेदभाव किया, मेरी सरकार आपने कहा, मेरी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पहली बार दुनिया के इतिहास में, चाहे मॉडर्न इतिहास हो एंशिएंट इतिहास, 14 दिन में एक नया मुल्क खड़ा किया, बांग्लादेश नाम का मुल्क। वो मुल्क आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता है, और मुल्क की जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छी दोस्त है। ये कोई अच्छा काम किया है, मेरे मुल्क ने वो किया है। मेरी सरकार ने चीन को भी 1967-68 में युद्ध में हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जैसा टाइम पर आकर नहीं कहा, ना कोई आया था ना कोई आएगा, और चीन के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन मेरी बात पाकिस्तान की हो रही है। 10 साल से जो प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, 5 साल से अमित शाह जी क्या कर रहे थे? जाकर ले लेते पीओके तो हमारा है। इसके लिए किस चीज की परमिशन है? बहुमत है उनके पास, पब्लिक का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, जाकर ले लेते। और नहीं लेना था, चुनाव के वक्त ये बात क्यों कर रहे? और लेना है तो अपने पत्ते क्यों खोल रहे? जाकर कल ले लीजिए, कोई रोक रहे उन्हें? ये लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। मंगलसूत्र की बात करना भी इलीगल नहीं होता, भैंस की बात करना भी इलीगल नहीं होता, कोई बात इलीगल नहीं होती। बात है किस तर्क की बात कर रहे हो, कौन व्यक्ति कब ये बात कर रहा है। ये बात इसलिए कर रहे क्योंकि चुनाव हार रहे, कल दिल्ली में हारने वाले भाजपा, 7 के 7 सीट हारने वाली, इसलिए भाजपा घबराकर इस तरह की बातें कर रही है। जाकर प्लीज ले लीजिए पीओके, हमारी शुभकामनाएं। हम तो पहले आएंगे वहां पे झंडा चढ़ाने को, तिरंगा लहराने को, हम आपसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है, बिना परमिशन के पाकिस्तान जाके बिना नतीजे के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनसे पूछिए सवाल, विपक्ष से क्या ही पूछ रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला जी ने बहुत सी दलीलें दी हैं, कोई भी आपके गले उतर रही है? जवाब दीजिए तहसीन जी को। मैं नाविका जी आपकी बात का जवाब देने से पहले इन लोगों की बात का जवाब दे देना चाहता हूं, जो ये कहते हैं महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, तो मैं पहले उसका उत्तर दे देना चाहता हूं। महंगाई की दर इस समय 5% है, और चुनौती से कहता हूं इनके शासनकाल के कोई 5 वर्ष बता के जाएं जब 5% से कम महंगाई की दर हो। बेरोजगारी की दर 3% है, कोई 3 साल बता के जाएं जब 3% से कम हो। और दर्शक को कहेंगे, अभी आपके पैनल पर भी एक बैठे हुए हैं जो कहने लगते हैं दर वर से क्या फर्क पड़ता, कोई दर पूछता है क्या जाके। तो मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि याद कर लीजिए, जब 2004 में हमारी सरकार गई थी तो डीजल 22 रुपए का था, और जब हमारी सरकार दोबारा आई 2014 में तो डीजल 52 रुपए का था, यानी 220% बढ़ा। आज डीजल 87 रुपए का, यानी 60% बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 32 रुपए का था जब हमारी सरकार आई, तो उस समय 62 रुपए का था, यानी डबल हुआ, और अब 97 रुपए का 90 रुपए का है, यानी 60% बढ़ा। दूध के दाम, हर चीज में गिना सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 2004 से 14 के बीच में महंगाई 200% से अधिक बढ़ी, और मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई 60%, 50% बढ़ी। और एक और बात कह दूं, सारे दर्शक जाके चेक कर लें, 238 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था 2004 में, जो जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था, आज 1100 रुपए के आसपास है, यानी वो कम हुआ। अब पीओके पे जवाब देता हूं। देखिए, बड़ी अच्छी बात तहसीन पूनावाला ने कही, भाई 71 में जब आपने बांग्लादेश बनवाया था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, तो पीओके क्यों नहीं सॉल्व करवा लिया भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। चलिए पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान की जेल में 54 हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो नहीं छुड़वाए, 93,000 छोड़ दिए जनाब। अब बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की आर्काइव डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं, सबको पता है। वो अमेरिका जिसने 7th फ्लीट भेज दिया था, 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका और पूरे अमेरिकन ब्लॉक में मान्यता प्रदान कर दी। और ऐसा नहीं आपकी बड़ी फितरत थी तो आधा दर्जन बार से अधिक सोवियत रूस वीटो क्यों कर रहा था, और अमेरिका ने मान्यता कैसे प्रदान कर दी? वो जो आपसे युद्ध करने के लिए भेज रहा था। अब सबको समझ में आएगा कि वो किसने बनवाया था और किसके दबाव में पीओके पे चू नहीं बोली गई 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को होते हुए। ये कोई जाके चेक कर सकता है। अब मैं इस पे आता हूं, पीओके में एक और मजेदार बात है, ये दुनिया का इकलौता हिस्सा है जो ने बाद में दे दीजिएगा तहसीन भाई, मैं पूरी बात कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप तो सभ्यता से डिबेट करते हैं, वो दूसरे वालों की तरह नहीं जो बीच में बोलने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पीओके दुनिया के इतिहास का एक इकलौता मौका है जिसमें कमजोर देश ने ताकतवर देश की जमीन दबाई हो। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां कमजोर और छोटे मुल्क ने बड़े और ताकतवर मुल्क की जमीन दबाई हुई हो। दूसरा यह मौका है भाई साहब, 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। भारत का आर्मी चीफ कौन था? ब्रिटिश। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन था? ब्रिटिश। ये गवर्नर जनरल से क्यों नहीं कहा भाई सॉल्व कराने को?
क्यों चले गए यूनाइटेड नेशंस में? और यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को बना है। केवल जुम्मे जुम्मे उसको 2 साल हुए थे, किसी उसकी हैसियत नहीं थी, वो आपने करके दिखाया। और हमारी सरकार आने के बाद जानते क्या हुआ है? अरे जनाब, इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि वो हमारे जो कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, ISIS के झंडे दिखते थे, जहां कहा जाता था तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां डल लेक पे तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है। और अब तो पीओके वाले कहने लगे कि वहां भारत के झंडे दिख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही कहा, भारत के झंडे बिल्कुल ठीक है। लेकिन तहसीन पूनावाला एक काउंटर दे रहे हैं, फिर आपके पास आती हूं भदौरिया जी। तहसीन। अनुराग भाई माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। यूनाइटेड नेशंस जाने की जो सलाह थी, ऑफ कोर्स लॉर्ड माउंट जो गवर्नर जनरल ने दिया था, लेकिन उसको सपोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। उस कैबिनेट में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि मैं उस कैबिनेट का हिस्सा था, मैं से सहमत हूं। इसके अलावा एक चीज आपको और बता दूं, आपने शिमला अकॉर्ड, सुधांशु जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, शिमला अकॉर्ड पढ़िए। शिमला अकॉर्ड पूरी तरह से भारत के पक्ष में। शिमला अकॉर्ड इंटरनेशनलाइजेशन कश्मीर इश्यू का वापस ले लेता है, पाकिस्तान को उस पर वापस आना पड़ता है, प्लेबिसाइट की कंडीशन वापस ले लेता है। उसके बावजूद अगर एक मरहूम और शहीद प्रधानमंत्री पर हम आरोप लगाते, जैसे माननीय प्रधानमंत्री लगाते हैं, मैं सोच रहा हूं इससे इस देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य का कोई दृश्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी इस सवाल का जवाब दे कि वे चीन को लेकर क्या कर रहे थे कि 20 हमारे लोग शहीद हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा उस पर जाइए ना, 2010 पे जो कह रहे हैं हमारी वार्ता उस लेवल पर नहीं पहुंच सकी है जहां हम पीओके की बात कर सके। क्या मांग कर भीख में लेंगे पीओके? सवाल तो यह है सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, मैं तहसीन भाई को एक बात पे हिस्टोरिकली कलेक्ट कर दूं। पीओके का प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं पारित हुआ था। सरदार पटेल के निजी सचिव ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू जी आकाशवाणी से अपना राष्ट्र के नाम प्रसारण करने वाले थे। उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी 8 बजे प्रसारण होने वाला था, 7 बजे उनको दी गई उसकी स्क्रिप्ट। जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने नेहरू जी को फोन मिलाया कि प्लेबिसाइट की यह बात क्या कर दी गई यूनाइटेड नेशंस में जाने की। नेहरू जी निकल चुके थे और उनके निजी सचिव ने जो ICS थे, उन्होंने लिखा कि पटेल ने उनको भेजा कि जाओ और आकाशवाणी में उनको रोको यह कहने से पहले। और मगर उन्होंने कहा जब तक मैं पहुंचा तब तक नेहरू जी का उद्बोधन शुरू हो चुका था और ये वाक्य बोल चुके थे। अगर दर्शकों को याद हो तो सरदार पटेल मूवी में भी ये पूरा विवरण है, जिसमें सरदार पटेल बोल रहे हैं, ये क्या किया तूने जवाहर, देश पछताएगा इसके लिए, लंबे समय तक पछताएगा और तू भी पछताएगा। ये साहब ये फैक्ट बोलिए साहब, कैबिनेट नहीं, वो नेहरू जी का अकेला निर्णय था। और क्या पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया, अब की दलीलें अगर आप सुने तो भाई एटम बम है पाकिस्तान के पास, अरे उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्या इस वजह से भारत देश डर के बैठ जाए? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये सुधांशु जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर में आप लड़ तो नहीं रहे चुनाव। क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या डर से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? लड़िए ना कश्मीर में चुनाव, क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? इसके मतलब आपके मन में चोर है, आपको पता है कि आपको सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, चुनौती बहुत देते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, चलिए आज मेरे साथ, और डीजल पेट्रोल पंप के पंप पे जाते हैं और वो आपसे 97 रुपया ना ले ले और आप उसमें गिनाती रहिएगा कि हमारी अभी यहाँ पे जो महंगाई दर फलानी और ढिकनी है। कोई महंगाई दर नहीं पूछेगा, आप तो खुद ही कह रहे हो कि 60% बढ़ी है। तो आप क्या आप जब चुनाव लड़े थे 2014 में, आपने बोला कि हम जब आएंगे तो 60% बढ़ा देंगे महंगाई? बोला था आपने 60% क्यों बढ़ा रखी है? तो आप खुद अपने आप कबूल कर रहे हो। आप कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप तो महंगाई खत्म करने की बात करते थे, आप कह रहे 60% बढ़ी है। दूसरी बात, 25 सालों में, लास्ट 25 सालों में 15 साल से तो आपकी सरकार है, पीओ को क्यों नहीं आपने ले लिया? ले लेते, और आज भी ले जाए, चलेंगे हम लोग तिरंगा लेके वहां पे गाड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। जहां चाइना हमारा बफर जोन में यहाँ पे 15-20 किलोमीटर चला आ रहा है, जहां पे हमारे पास 65 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट थे, 26 उन्होंने ले लिए, उनसे वापस ले लीजिए ना। तब तो जाने आप, ये नेताजी ने पहले ही कहा था, याद होगा आपको, कि चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है, तब आपने क्यों नहीं जागे थे? तो दिक्कत है कि आपके साथ कि हम तो आपसे बात करते हैं क्योंकि आप आइए यहां पे पीओ के लीजिए, लेकिन आप 25 साल में 15 साल सरकार में रहते हैं, आप उफ मुंह से नहीं निकलती है। लेकिन चुनाव का वक्त आया तो आप चिल्लाने लग गए, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर पूछ दबा के चुपचाप बैठ जाओगे। लेके हम ही आएंगे, आपके बस का नहीं है। आपके बस का तो नफरत की राजनीति करना है देश के अंदर में। महंगाई बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं करेंगे, किसान पे आप बात नहीं करेंगे, महिला अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, आप यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, जो असली मुद्दे हैं। इसी वजह तो चुनाव हार रहे हैं। चिल्लाने से क्या फायदा?
आप भी जानते हो आप चुनाव हार रहे हो। दिल्ली में कल यहाँ चुनाव है, आपकी एक सीट आ जाए सुधांशु जी तो हम दोबारा डिबेट में मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से एक आएगी आपकी दिल्ली के अंदर में। और उत्तर प्रदेश में तो पसीना छूट ही गया है आपका, लेकिन आप चिल्लाएंगे नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। सवाल यह है कि जनता के आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हो। जनता सब जानती है कि जो 15 साल से सरकार में है, लास्ट 25 साल से, वो क्यों नहीं पीओके उन्होंने लेने की कोशिश की, क्यों नहीं आप लेते? हम तो खड़े आपके साथ। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया में चर्चा नहीं भी करवाते तब भी आपके साथ खड़े थे। अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, सांस ले लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पी लीजिए। बुलेट ट्रेन बनेगी, जरूर बनेगी। आप तो मत अपने कंठ से बुलेट ट्रेन मत निकालिए। बहुत टाइम दिया आपने, कहा था कि हाँ, ये जो वादा करते हैं बीजेपी वाले, वादा हम निभाते हैं। अरे भैया, आपने जनता के साथ वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो वादा निभा दिया आपने। किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, वादा निभा दिया आपने। 15 लाख रुपए चलिए, अब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जनता का तो वादा निभा नहीं रहे हो, किसान का वादा निभा नहीं रहे हो, रोजगारों का वादा निभा नहीं रहे हो। अब आप रिपीट कर रहे हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं। अब जवाब, आपने इतने सवाल उठाए हैं तो जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी। मैं फिर भदौरिया जी को बता देना चाहता हूं, अब पता नहीं ये बचकानी बातें करते हैं या शैतानी में ये बातें करते हैं। कह रहे हैं महंगाई खत्म कर देंगे। जनाब, महंगाई खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि महंगाई निश्चित रूप में बढ़ते रहना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। उसकी नियंत्रित चीजों की 3% से 6% के बीच में मान लिया आपको बधाई। हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनिए भाई, अरे भाई टेटे मत करिए भाई। आपकी जमीन जायदाद की कीमत नहीं बढ़ती क्या? किसी भी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धस जाएगी। इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है। जिस राज्य में डिफ्लेशन होने लगे वहां की अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, कीमत नियंत्रित में बढ़ी रहनी चाहिए। किसी पढ़े लिखे अर्थशास्त्री से चाहिए, यदि 5%, अब चिल्लाइए नहीं, हो गया बहुत, लगातार आप चिल्लाने लगते हैं, कुछ पता नहीं होता है, आके चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी, तो और कुछ नहीं करता। भदौरिया जी, मैं स्टूडियो का वॉल्यूम डाउन कर रही हूँ। नहीं, आपने इतना बोला तो जवाब तो सुनेंगे ना। उन्होंने महंगाई मतलब समझा रहे थे, मैंने समझा दिया कि आप कहते थे रुपए जब कमजोर होता है तो देश जैसे समझाना था, आपको जैसे समझाना था, आपने 3 मिनट में समझाया। अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाए, झूठ बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, बस अनुराग जी, ठीक है, फेडर डाउन। सुधांशु जी, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। महंगाई की दर 3% से 6% के बीच में सही मानी जाती है। रिजर्व बैंक का कहना है 5% के नीचे महंगाई की दर नियंत्रित है, और अगर महंगाई 1% या उससे नीचे आ जाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसका मतलब किसी चीज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो यह तब होता है कि जब इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही है। अगर डिमांड होती है तो दाम बढ़ते। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल पहले आपके मकान की जो कीमत थी वो आज रुक गई। क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि महंगाई रुक जाएगी? इसीलिए 20-25 साल में महंगाई बढ़ी कैसे, वो ट्रेंड मैंने बताया। परंतु अब आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पीओके में हमने क्या किया। जनाब, पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल है जब ने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, और करके हमने ये हासिल किया है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। जनाब, 1971 में भी ये सुनने को नहीं मिला था कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। और भदौरिया जी, जो मैंने बातें बोली हैं, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिन्होंने भारत देशों की रेटिंग करते हैं, सबने बात बताई है। बेपढ़े लिखो जैसी जाहिल लोगों की बहुत सवाल आप पूछ रहे हैं। नहीं, चाइना पर आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं। बैठे हैं अलायंस में उस पार्टी के साथ जो डोकलाम में जब वहां पर अपनी सेना कुछ काम कर रही है, वहां पर एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी गुपचुप मिल रहे थे, उस पार्टी के साथ आप बैठे और चाइना की सवाल कर रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो सब झूठ है। तस्वीरें हैं,
तस्वीरें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं आप मेरी बात सुनिए, सरकार में कौन ये है, जिम्मेदारी से क्यों भागेंगे? ये कहेंगे नहीं एक आदमी जाके वहां पे डील कर लिया जाएगा। अरे भैया सरकार में आप, एजेंसीज आपके पास है, फैसला आप लेंगे, हम नहीं लेंगे, इसलिए आप जिम्मेदारी से मत भागिए। आपसे मैं कहता हूं पीओके, नहीं पीओके चलिए हम लोग लेके आते हैं, लेकिन आप कुछ प्रभुत्व करिए तो सही। खाली बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा कि चुनाव के समय आप आके चिल्लाने लग गए और चुनाव के बाद चुप बैठ गए। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि देश में सत्ता पक्ष विपक्ष हर कोई पीओके को लाने के लिए इतना आतुर है। बस थोड़ा सा इसमें ये जरूरी है जानना कि ऐसे ये सब्जी भाजी लाने जैसा नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी कहेंगे कि चलिए हम सब मिलकर लाते हैं। उसके लिए आपको डिप्लोमेटिकली अपनी सेना के तौर पर और अपनी इकोनॉमी के तौर पर तो दुरुस्त होना ही पड़ता है। जहां जहां लूप होल्स हैं उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। लंबे समय से पाकिस्तान को उसमें अपर हैंड था। कश्मीर के नाम पर ढेर सारे थिंक टैंक चलते थे। बैंकॉक में तो बाकायदा एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और भारत के ही कई पत्रकारों के चित्र उसमें मिल जाए। लंदन में, अमेरिका में इस तरह के थिंक टैंक्स काम करते थे। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। ये मैं जो तथ्य है वो बता रहा हूं, बाकी ठीक है लड़ाई झगड़ा तो करते ही रहेंगे, वो काम है टीवी पे आने के बाद। अब बाकायदा जो लोग पीओके के थे वो सब के सब मुस्लिम हैं। ऐसे ढेर सारे लोग भारत के पक्ष में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बात कर रहे हैं। नंबर एक, भारत ने जो सीमा पर अपनी तैनाती है उसको दुरुस्त कर लिया। नंबर दो, और मुझसे खुद सत्यपाल मलिक ने कहा था 11 सितंबर को राजभवन में श्रीनगर में, हम लोग 3-4-5 पत्रकार थे, कहा कि मोदी जी ने कहा कि इस हिस्से में इतनी रोशनी कर दो कि पीओके वाले अपने आप दौड़ते हुए चले आए। यानी नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे पीओके वापस लेना है। दूसरा, वहां जो अनरेस्ट है उसको हम कैसे अपने पक्ष में उपयोग करें। आज आजादी के नारे कश्मीर में जो हमारे हिस्से में हमारे पास है नहीं लगता है, हमारे हिस्से का जो उनके पास है उसमें लग रहे हैं। और यही रणनीतिक तरीका होता है किसी भी अपने देश के हिस्से को वापस लाने का। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही एक साक्षात्कार में कि अरे भाई हमारा ही देश तो था पाकिस्तान। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, वरना तो फारूक अब्दुल्ला बोल देंगे अरे उनके पास भी बम है, चूड़ी थोड़ी ने पहन रखे हैं, कोई मणिशंकर अय्यर बोल देंगे। और तो और पूरी सरकार की नीति ये थी कि हुर्रियत के नेता आकर यहां वो बार्गेन करते थे और उनकी जो पत्नी होती थी वो इस्लामाबाद में बैठ के धरना प्रदर्शन अनशन करती थी। अब न यहां बोर्ड है न वहां बोर्ड है, दुकानें खत्म हो गई हैं। अब जो ठोस कदम है वो आपको होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात वकार भाटी, इच्छा शक्ति। और अब भारत तय कर रहा है कि किस तरह क्या और कब करना है। और मोदी जी ने इच्छा शक्ति तो दिखाई है, चाहे वो राम मंदिर पर हो, चाहे वो 370 पर हो, चाहे वो CAA पर हो। और अगर पीओके की बात कर रहे हैं तो ये कह देना अरे भाई उनके पास एटम बॉम्ब है तो क्या डर के बैठ जाएं। और चुनावी मुद्दा ये कैसे नहीं है, क्योंकि यही तो होती है विदेश नीति और यही तो होती है एक सरकार को या एक राजनीतिक दल को दिखाने का मौका कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या ठाना है। इस पर इतना बवाल क्यों? जी नहीं विपिन, देखिए मैं हूं कश्मीर से और बाकी सब आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। जी मैं कश्मीर के जो लोग रहे उनकी बात करूंगा। बिल्कुल, देखिए कश्मीरियों को आज दिन तक अगर कुछ मिला है ना मैम, 75 साल से वो सिर्फ धोखा और फ्रॉड, गोली, PSA, UAPA, इस पार भी और उस पार भी। चाहे उस पार की अभी आपने एक क्लिप दिखाई थी अपने टाइम्स नाउ चैनल पर, जो क्लिप दिखाई है आपने कहा कि उस पार के कश्मीर के लोग आजादी मांग रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज नहीं दिखाई कि वो लोग कौन हैं। वो लोग हैं JKLF के, और जिसकी आपने स्पीच सुनाई है वो है, उसका नाम है तौकीर गिलानी। लेकिन एक तरफ
अगर आप JKLF को यहाँ स्पेस दे रहे हो अपने टीवी चैनल पर, और दूसरी तरफ यही जम्मू कश्मीर में JKLF बैन है और यासीन मलिक साहब जेल में हैं, तो ये आपको जो लाइन है ये क्रॉस आप कर रहे हैं कि आप खुद ही JKLF को एक तरफ से अपनी टीवी पे स्पेस दे रहे हो और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो JKLF है उसको बैन करके रखा है। पहले आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं, किस पर नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के ये लोग चाहते हैं कि आप जंग करिए, बातचीत करिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आप बातचीत करें या जंग करें। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बीच एक जो खूनी लाइन है 75 साल से दो तरफ में कश्मीर में बॉर्डर बनी हुई है, ये खत्म होनी चाहिए और कश्मीरियों को भी अमन में, गमी में, खुशी में एक दूसरे के तरफ हम लोग जा सकें, वो हमारे पास आ सके। हमें कश्मीर के पीछे खूनी लाइन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से चाहे फौज हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो या दोनों तरफ कश्मीर के लोगों की हमेशा 75 साल से जाने गई हैं। तो ये जाने कैसे रुक सके, उसके लिए मैं और जम्मू कश्मीर हमारी अपनी पार्टी भी ये चाहती है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार बातचीत से या मसले का हल करे, या जो उनको डिसाइड करना, जो फैसला करना वो भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार भाटी साहब। और हम किसी को एंडोर्स नहीं करते, वहां के हालात दिखा रहे हैं, एंडोर्स नहीं कर रहे किसी को। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देखिए साहब, आपने कहा इधर का कश्मीर उधर का कश्मीर, कोई नहीं है, सिर्फ इधर का ही कश्मीर है, उधर वालों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। पहले तो ये बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, ये बात पे क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए। और जो दूसरा आपने कहने का प्रयास किया, जैसे यहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर साहब आप हकीकत में देखें तो यहां वालों की लड़ाई तो वो है जो तरक्की के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां वाले लोगों को जो तरक्की मिली है, अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्टों का फुटफॉल हुआ है, G20 की समिट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली बार कश्मीर में आया है, वो भी UAE की कंपनी के द्वारा। ये इसलिए एक फैक्ट ये है। और दूसरी तरफ क्या हालत है, अब सुनिए तो मान्यवर, जरा बात तो सुनिए पूरी। वहां जानते एक और समस्या है, ये भदौरिया जी को भी समझ लेना चाहिए और तहसीन भाई तो समझदार व्यक्ति है, उन्हें भी समझना चाहिए। पीओके में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू क्या है कि वहां पर जो पावर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ने बनाए हैं वो प्रैक्टिकली चीन के द्वारा ऑपरेटेड है, और चीन के सिंजियांग प्रोविंस और नॉर्थ वेस्टर्न चाइना की बहुत सी पावर की सप्लाई उस सक्षम वैली से और पीओके के इलाके से होती है, जिसको लेकर भी लोगों में बड़ा रिएक्शन है वहां पर। तो अगर पीओके में कुछ होता है तो चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया की जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी पीओके की तरफ से होकर जाता है। और जो चाइना ने गलवान में करने का प्रयास किया था वो इसलिए किया था कि जो हमारी सड़क बन रही थी वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी। अब इसको लगता था उस बॉर्डर से, चाइना को लगता था अगर 50 किलोमीटर और सड़क बन गई तो भारत तोप से भी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए जनाब, हमारी सरकार आने के बाद एक अंतर, सिर्फ एक घटना बताना चाहता हूं नाविका जी, एक लाइन बता दूं सर पूरी, उसके बाद आप बोलिएगा। हम टाइम्स नाउ चैनल पर बैठे हैं, दर्शकों को मैं डेट के साथ कोट करके बताता हूं, 15 अगस्त 2016 को इसी टाइम्स नाउ चैनल पे 9 बजे के शो में मैं था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। उस दिन बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट, वो वॉशिंगटन से जुड़े हुए थे, उनका नाम था अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत शहीद था। और जानते बलूचिस्तान वाले ने क्या बोला मोदी जी के बोलने के बाद? उसने कहा हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। उसने कहा इस पूरे इलाके में कोई एक फेक कंट्री है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान वाले ने कहा अगर तू पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? तो जाके चेक कर लीजिएगा। उस बलूच नेता ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। तो पाकिस्तान वाले ने आपा खो दिया जनरल शफकत शहीद ने। उसने अहमद मुफ्ती खान से कहा, अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, भारत माता बोल दे। भाई साहब, बलूचिस्तान वाले ने कह दिया, हम फिर कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। तो जानते क्या बोलने लगा? अरे तो मोदी का आदमी है, ये फलाना है, ढिमाका है। जनाब, ये दिन कभी 2014 से पहले आप यही तो वो मुद्दा है जिस पर लोग तय करते हैं कि 5 साल कौन सी सरकार रहे। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। वीरेंद्र देवघरे नागपुर से सवाल पूछ रहे हैं, पीओके में कितनी लोकसभा सीटें आएंगी? क्या 2029 में बीजेपी का नारा होगा अब की बार 500 पार? सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, भारत में महंगाई नियंत्रण में है फिर भी विपक्ष बरगलाता क्यों है? जवाब देना चाहेंगे?
कमाल की बात सुधांशु जी, आप वैसे बधाई के पात्र हैं। आज अगर सामने होते मैं आपको गले लगा लेता। आपने क्या कहा, 60% महंगाई बढ़ गई, मतलब अगर कोई 40 रुपए की चीज थी तो अब 100 रुपए में बिक रही है। 60, आपने इतनी महंगाई बढ़ाई है, आपके शब्दों में ले ली जाए। और सुधांशु जी एक बात बता दीजिए, जब 62 रुपए डॉलर था रुपए, तब आप कहते थे कि आप मैथमेटिक्स कहां से पढ़ते हैं? एक मिनट सुनिए, 40 रुपए का था 100 रुपए हो गया तो 60% बढ़ गया। एक मिनट सुनिए ना भैया, आप पूरी बात होने जाए। नहीं, पर आप सीबीएसई का 40 रुपए की चीज 60% बढ़ेगी तो कितना होगा? आप बताइए, 40% का 60% कितना होता है? नहीं, हो गया ना गलती, हो गया ना गलती। अच्छा सुनिए, हो गया ना। अच्छा मान लीजिए ना, मान लीजिए, चलिए मान लिया, कैलकुलेटर ले लीजिए। नहीं, जब आर्थिक चीजों पर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा, इन्होंने कहा 60% महंगाई बढ़ गई। अरे भाई पूरी बात होने दे, आप बीच में बात तो होगी, पर पहले कैलकुलेशन तो गलत हो गया ना। ठीक है, कैलकुलेशन आप क्यों बचा रहे हैं उनको भाई? वो तो फंस चुके हैं, वो फंस चुके हैं, वो कह चुके हैं 60% महंगाई बढ़ गई है। मतलब अगर 40% और 20-30% बढ़ जाएगी, 40 तो 100% तक पहुंच जाएगी। आप कह रहे 60% महंगाई बढ़ गई, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने माना कि इस देश के अंदर में आपकी सरकार आने के बाद 60% महंगाई बढ़ी है देश के अंदर। दूसरी बात, आप कहते थे रुपए के मुकाबले, जब यह 62 रुपए में रुपए के मुकाबले डॉलर था, तो आप कहते थे अगर रुपया पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब तो 83 रुपए हो गया, अब तो सम्मान और गिर गया। तो मानिए आप सम्मान गिरा। चलिए सुधांशु जी 60% महंगाई बढ़ी, आपने मान लिया, बधाई आपको। सुधांशु जी देखिए भाई, हिसाब किताब थोड़ा वीक है, लेकिन मुद्दा उठा रहे। नाविका जी, मेरा अनुरोध है कि शांति से बहस होने देने के लिए, जब ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, जब मैं बोलूं तो इनका फीडर डाउन कर दें। अच्छा, अरे भाई, बचकानेपन की, छिछोरे 60% आपने बढ़ाया, बढ़ी है। कीमत बढ़ी, 10 साल में कह रहा 60% महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई 5% बढ़ी, 2018 में 3.2% थी। आपने बोला अब मतलब कुछ नहीं पता, कुछ बोलने लगेंगे। और ये बोलो ना, उससे पहले 10 साल में 220% बढ़ी, 2004 से 14 के बीच में 220% बढ़ा। और कोविड और युद्ध के बावजूद 2014 से 24 के बीच में 60% कीमत बढ़ी, महंगाई 5% बढ़ी। अब आप बदलने लगे। कमल की भैया, अब आपका सारा मैथमेटिक्स गलत हो गया। अब आप जो है वो नेले पे दहला होने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के सवाल और सुन लीजिए, पब्लिक क्या कह रही है। कमल किशोर का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस कहती है कि 10 साल में पीओके क्यों नहीं लिया, तो ये तो बता दें कि पीओके पाकिस्तान को दिया किसने। जयप्रकाश खरे का टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सवाल है, आर्टिकल 370 पर जैसे विपक्ष संसद में अवाक रह गया था, वैसे ही पीओके पर विपक्ष सफाचट हो जाएगा, ये कब समझेंगे। शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो 370 भी नहीं हटाएंगे, हमारा कश्मीर भी छोड़ देंगे क्या। सुल्तान सिंह रोहिल्ला का अलवर राजस्थान से सवाल है, नेहरू की गलतियों को आज भी कांग्रेस समर्थन करके गर्त में क्यों जाना चाहती है। पीयूष करमबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, कांग्रेस किस मुंह से पीओके पर चुनौती दे रही है। इनके समय में तो स्कूल की किताबों में ये तक नहीं बताया जाता था कि भारत के नक्शे में कोई ऐसी जगह भी है जहां किसी दूसरे देश का कब्जा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दर्शक जो है और देश की जनता जो है वो तो सब समझ रही है कि नहीं। लेकिन अभिका जी, इसमें कोई भ्रम नहीं है और मैं तो समझ नहीं पाता कि इस मुद्दे पर कैसे कोई इस पे तो बिना किसी बहस के कहना चाहिए कि सरकार जो भी करेगी हम उसके साथ। ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ बचा लिया था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दिया है पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है। और ये भी सच है कि पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान को जो हमारे बराबर आके खड़ा हो जाता था, हर मंच पे भारत की बात है तो चलिए मुकाबले में पाकिस्तान की बात कर ली, खत्म हो गया। और कश्मीर के लोग, अब ठीक है नेताजी लोगों का तो अपना हित अहित होता है, वो तो फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से भी पूछिए तो वो यही बताएंगे कि दिल्ली हमारी बात ही नहीं सुनता, मुख्यमंत्री भी रहते थे। लेकिन कश्मीर के लोगों को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हमारी आवाज, हमारे लोग, हमारा हित वो सब सुरक्षित है। बस एक ही गड़बड़ है अभी भी कि अभी भी ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों के, अलगाववादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं।
कोई एक घटना होती है तो तुरंत उसको जोड़कर कहते हैं कश्मीर का पूरा एकदम सब खत्म हो गया। भाजपा के नेता एजाज अहमद जब मारे गए तो उसके पहले जो उन्होंने कहा है वो सुनना चाहिए। और राजस्थान से गए हमारे पर्यटकों पर हमला करा दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें अगर विपक्षी पार्टियां ये नहीं तय करेंगी कि हमें जो विदेश नीति है वो या आंतरिक नीति है सुरक्षा की, उसमें अलग सुर नहीं बोलने चाहिए। जनता आपके ऊपर भरोसा करना कम करेगी, ये मान जाइए, ये स्वीकार करिए तो अच्छा रहेगा। 20 सेकंड। हाँ, लेकिन मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा कि विपक्ष तो कह ही नहीं रहा है। विपक्ष तो कह रहा है भाई पीओके ले लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े। आप जबरदस्ती इश्यू बना रहे हैं। आप उस मुद्दे पे बात कीजिए जिस मुद्दे पे हम आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा है ना, फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस में नहीं है। सुनिए, फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस में नहीं है। चुपचाप अरे भैया, फारूक अब्दुल्ला, मणिशंकर अय्यर, ये सब आपकी अलायंस में नहीं है। भूल गए कितने सारे अलायंस पार्टनर्स रखे हैं, भागीदारी उनके साथ और गलत बयानी हमारे साथ। आपने नहीं दिखाई भैया। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पीओके देश की भावना से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे सिर्फ चुनावी कहकर खारिज कर देना संभव नहीं। अगर बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुनावों में पीओके पर खुलकर बोल रही है और बीजेपी ही चुनाव जीतती है तो उन्हें पीओके पर ठोस एक्शन लेकर दिखाना होगा, क्योंकि देश की जनता को इसका इंतजार रहेगा। विपक्ष को पीओके के मुद्दे को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर देश को एक मंथ हो जाना चाहिए, क्योंकि यही है समय की पुकार और पब्लिक का यही है जायजा। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और अब देखो खेलो जीतो प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम बताने का समय। 15 मई के विजेता हैं आशा वत्स उत्तर प्रदेश से, राहुल डोडिया राजस्थान से और महेंद्र वैष्णव राजस्थान से। 16 मई के विजेता हैं हितेश सुथार हैदराबाद से, आशीष सिंह तोमर होशंगाबाद मध्य प्रदेश से और राजेंद्र कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बस दर्शकों, आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।